नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंट मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 11वीं 12वीं और बीए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण भाग होता है तथा इसी से संबंधित अन्य प्रश्न जो आते हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी अध्यापक और प्राध्यापक तथा यूजीसी नेट और जेआरएफ से संबंधित भी महत्वपूर्ण है। आइए, आज दशहरे का पावन पर्व है, जिस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ, आनंदित एवं प्रसन्नचित्त रहे। चलो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक। इसके बाद दूसरा रहेगा फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़। क्या होता है फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? तो जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। ड्राई एंकर क्या है? तो ड्राई एंकर वह होता है जो समाचारों के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता रहता है। जब तक अपने को अगला चित्र दिखाई नहीं दे न्यूज़ में, तब तक जो समाचार हमें दे रहा है वो बताता रहे आने वाली इस न्यूज़ के बारे में, वो ड्राई एंकर होता है। फोन इन क्या है? तो एंकर को घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्ट से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। लाइव क्या है? तो लाइव किसी समाचार का घटना स्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी घटना को बिना काट छांट के सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो उसमें समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविज़न या टीवी, इंटरनेट, ये सारे जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इसके बाद में मुद्रण माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो मुद्रित माध्यमों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब चाहें तब उनको पढ़ सकते हैं। रेडियो और टीवी में जब समाचार आते हैं तो जिस समय आते हैं, अगर उस समय हम उपस्थित हैं तो ज़रूर हम उन समाचारों को सुन सकते हैं। लेकिन समाचार पत्र में, अखबार में अगर आई हुई कोई भी समाचार है तो हम जब चाहें तब उसको जहां से चाहें वहां से हम उसे पढ़ सकते हैं। इससे अगला है, इससे लिखित भाषा का विस्तार होता है। जो हम भाषा लिख रहे हैं उस भाषा में परिमार्जकता आती है, साफ सुथरापन आता है और वह भाषा आगे बढ़ती है। गूढ़ तथा गंभीर विषयों पर लेख लिखा जा सकता है। रेडियो क्या है? तो रेडियो एक श्रव्य साधन है। श्रव्य साधन का मतलब होता है सुना जा सकता है। इसमें ध्वनि, स्वर या स्वरों, ध्वनि या स्वरों का मेल होता है, स्वर शब्दों का मेल होता है। रेडियो की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है ध्वनि, वो है ध्वनि। ध्वनि के कारण ही रेडियो की पहचान है। मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुद्रण का प्रारंभ चीन देश से माना जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं? रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं? तो सबसे पहली बात है साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए और टंकित मानी छपी हुई कॉपी होनी चाहिए, और यही टीवी के समाचारों की भी यही आवश्यक बिंदु रहेगा। दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो दूरदर्शन जनसंचार माध्यमों में देखने और सुनने का माध्यम है। मतलब आया दृश्य और श्रव्य, ये दोनों में ही माना जाता है, क्योंकि सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या रहेंगे। तो रेडियो
समाचार कॉपी जो रहती है वो साफ सुथरी और टंकित होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के कितने अब तक दौर हुए हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर अब तक हो चुके हैं। पहला दौर 1982 से लेकर के 1992 तक, दूसरा दौर 1993 से लेकर के 2001 तक और तीसरा दौर 2002 से लेकर के और आगे अब तक चला आ रहा है। इसको चौथा दौर भी बोल देते हैं, बाकी अब तक 3 दौर माने जाते हैं। इसके बाद में भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 1993 में माना जाता है। वेबसाइट, अगला प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? तो भारत में इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता बहुत लोकप्रिय, ये शब्द इसमें गलत लिखा गया है, लोकप्रिय क्यों है? तो इंटरनेट पत्रकारिता से न केवल समाचारों का संप्रेषण होता है, पुष्टि सत्यापन होता है, बल्कि समाचारों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है, इसलिए यह आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारीय लेखन में आम लोगों को ध्यान में रख करके सीधी साधी आम बोलचाल की भाषा में अपने को समाचार देना चाहिए, ताकि आम आदमी उसको पढ़ सुन और समझ सके। आगे देखते हैं विचारपरक लेखन में क्या क्या आता है? विचारपरक लेखन में क्या क्या आता है? तो विचारपरक लेखन में लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय तथा स्तंभ लेख आते हैं। स्तंभ लेख वो होते हैं जो आज अखबार में कुछ हिस्सा दिया गया, शेष भाग अगले दिन आ जाए, उससे अगला भाग अगले दिन प्रकाशित हो जाए, वो स्तंभ लेख कहलाता है। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसा होता है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है अथवा सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे पहले लिखा जाता है और इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। माने सबसे पहले महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार या सूचना को प्रकाशित किया जाता है। क्लाइमैक्स से क्या अभिप्राय है? तो समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमैक्स कहलाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फीचर किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यवस्थित, फीचर किसे कहते हैं? किसी भी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? किसी घटना, समस्या या मुद्दों की गहन छानबीन और विश्लेषण को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। माने किसी मुद्दे को गहराई से अगर देखा जाए तो वो क्या होगा? विशेष रिपोर्ट होगी। अब आगे देखते हैं समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं विभिन्न मंत्रालयों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, विज्ञप्तियों, सर्वे, साक्षात्कारों, जांच समितियों, संबंधित विभागों, इंटरनेट विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त की जाती है। माने सूचनाएं कहाँ कहाँ से प्रकाशित की जाती है माने समाचारों से और रेडियो टेलीविज़न से। प्राप्त कहाँ कहाँ से की जाती हैं? तो मंत्रालय, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति, साक्षात्कार, जांच समितियां, संबंधित विभाग, इंटरनेट एवं संबंधित व्यक्ति, संस्थाओं इत्यादि से प्राप्त किया जाता है।
भारत में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं? भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भाभा अनुसंधान, राष्ट्रीय भौतिकी शोध संस्थान आदि संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो पर्यावरण से संबंधित आजकल वैसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण पत्रिकाएं लेते हैं तो पर्यावरण, एब्स्ट्रैक्ट, डाउन टू अर्थ, नेशनल जियोग्राफी। इसके बाद आगे देखते हैं, खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है? खोजी पत्रकारिता में पत्रकार मौलिक शोध और खोजबीन छानबीन के द्वारा ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य उजागर करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थे। रेडियो में क्या सुविधा नहीं है? कौन सी सुविधा नहीं है? रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौट करके सुनने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेडियो का अगर समाचार 8 बजे प्रकाशित होता है और हम 8:01 पर अगर रेडियो सुनेंगे तो जो 30 या 60 सेकंड का जो हमारा पहले समाचार निकल चुके हैं वो हम दोबारा नहीं सुन सकते। लेकिन समाचार पत्र में अगर कोई समाचार हम पढ़ रहे हैं और उसी समय नज़दीकी कोई आपका मित्र या भाईबंद आ गया और समाचार वहीं आपको रोकना पड़ गया तो आप घंटे, आधे घंटे या 2 या 10 दिन बाद या महीनों सालों बाद भी आप वहीं से उस समाचार को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं, आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं 70,000 शब्द हम 1 सेकंड में भेज सकते हैं। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? तो नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन कौन सी है? तो भारत की प्रमुख वेबसाइटों में हम बात करें तो rediff.com, इंडिया इंफोलाइन और इसके बाद में सिफी, हिंदू तहलका.com, ये भारत की प्रमुख वेबसाइटें हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? ये अति महत्वपूर्ण है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रकारिता की प्रमुख साइट कौन सी है? तो देखिएगा, पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट साइट BBC है। समाचार पत्र कैसा माध्यम है? समाचार पत्र केवल छपे हुए शब्दों का माध्यम है। समाचार पत्र केवल छपे हुए शब्दों का माध्यम माना जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो मुद्रित माध्यम जो है हमारा, टंकित माध्यम जिसको बोलते हैं, छापाखाना जिसको बोलते हैं, मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम माना जाता है, जो पहले हस्तलिखित में था, पत्रों पर लिखा हुआ था। यूरोप में छापेखाने की महत्वपूर्ण भूमिका कब रही? तो यूरोप में पुनर्जागरण के रेनेसां के आरंभ में छापेखाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता उसमें छपे हुए शब्दों के स्थायीपन की है। उन्हें जब चाहें, जहाँ से चाहें, वहाँ से पढ़ा जा सकता है या हम लोग उसे पढ़ सकते हैं।
तो मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र में क्या कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं? तो इसमें निरक्षर नहीं पढ़ सकते, जो अनपढ़ आदमी हैं वो मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम को नहीं पढ़ सकते। इसमें तुरंत घटी हुई सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती, ये देर से हमें प्राप्त होती है, विलंब से हमें प्राप्त होती है। समाचार पत्र में साक्षात्कार का क्या महत्व है, इंटरव्यू का क्या महत्व है? समाचार पत्र में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। साक्षात्कार के माध्यम से पत्रकार अपने समाचार पत्र के लिए समाचार, फीचर, लेख, विशेष रिपोर्ट आदि तैयार कर सकता है। माने साक्षात्कार से हमें ये चीज़ें और उपलब्ध हो जाएंगी। स्तंभ लेखन क्या है? तो स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन होता है, पहली विशेषता विचारपरक लेखन होता है। स्तंभकार समसामयिक जो अभी चल रही हैं उन विषयों पर नियमित रूप से अपने समाचार पत्र के लिए लिखते रहते हैं। बीट किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्र में राजनीति, आर्थिक, खेल, अपराध, फिल्म, कृषि आदि से संबंधित समाचार पत्र होते हैं या समाचार होते हैं जो पत्रकार के लिए या पत्रकार जिस क्षेत्र से संबंधित समाचार लिखता है उसे उसकी बीट कहते हैं, इसे उसका क्षेत्र कहते हैं। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं कि बीट क्या है। समाचार पत्र में राजनीति, आर्थिक, खेल, अपराध, फिल्म, कृषि आदि से संबंधित समाचार होते हैं। जो पत्रकार जिस क्षेत्र से संबंधित समाचार लिखता है वह उसकी बीट होती है। माने अगर पत्रकार आर्थिक चीज से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, खेल से जुड़ा हुआ है, अपराध से जुड़ा हुआ है, फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने क्षेत्र की सूचनाएं जो देते हैं वो बीट कहलाता है, अर्थात अपने क्षेत्र की सूचनाएं देना बीट है। डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने के लिए पत्रकारों के समूह के निश्चित समय को डेस्क कहते हैं, जैसे खेल डेस्क। व्यापार से जुड़ी खबरों की शब्दावली कैसी होती है? तो व्यापार से जुड़ी खबरों के या खबरों में व्यापार जगत से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तेजड़िए मानी तेजी हो तो तेजड़िए, घाटा जो व्यापार में नीचाई आती है घाटा, गिरावट, आवक, आना आदि शब्द होते हैं। मानी व्यापार में व्यापार से संबंधित ही शब्द होते हैं। इसके बाद में देखते हैं लाइव कैसा होता है। तो अभी हमारा पहले भी प्रश्न आ चुका था, एक बार फिर से इसको बड़े रूप में ले लेते हैं। लाइव कैसा होता है? तो रेडियो और टेलीविज़न में जब किसी घटना या कार्यक्रम को सीधा होते हुए दिखाया जाता, सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उस प्रसारण को लाइव कहते हैं। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल भी कह सकते हैं, जबकि टेलीविज़न में पर्दे पर सीधे प्रसारण के समय लाइव दिखाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय आप जो भी देख रहे हैं वह बिना किसी संपादकीय काट छांट के सीधे आप तक पहुंचाया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छुपे हुए टेलीविज़न कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है, मानी छुप के फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। मानी अगले को पता भी ना चले कैमरा कहाँ छुपा हुआ है और उसको पूरा रिकॉर्ड कर ले और फिर उसके बाद अपने चैनल पर उसको प्रसारित कर दे, ये स्टिंग ऑपरेशन होता है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से रहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR कहा जाता है, मिनरल एंड मेंटेनेंस कॉरपोरेशन MMTC कहा जाता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान DRDO कहा जाता है, केंद्रीय
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको CEL कहा जाता है, और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC कहा जाता है। तो आज का ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का समावेश किया जो 12वीं और BA तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा CBSE में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।